मेरे मित्र दीपक चौरासिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, हमारे देश के बारे में ये कहा जाता है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारे देश में बहुत शक्ति है, साधन संपदा है, पर दुर्भाग्यवश हमारे देश की ये कहानी है कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। इसके कई कारण हैं, पर हमारे देश के विकास के लिए जरूरी है एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज, करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड परफेक्ट विजन फॉर द फ्यूचर। बहुत बार ये कहा जाता है कि आप आंखें दान कर सकते हो, पर सही विकास की सकारात्मक दृष्टि ये दान नहीं कर सकते। हमारे देश की आज की स्थिति में जो हमारा जीडीपी है वो 7.5% से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ऐसी उम्मीद है। शायद 8 के ऊपर जाए, ये कोशिश भी है। फिर भी हमारे देश के जीडीपी को डबल डिजिट में ले जाना, ये हमारे देश के लिए, हम सबका, देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा मिशन है। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है। वो करीब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो हमारा इनकम है 8 से 12% पे है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो 22 से 24% है, और जो सर्विस सेक्टर है वो 52 से 54% है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए एग्रीकल्चर में हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये सच्चाई है कि एग्रीकल्चर में अगर विकास करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में जो उपज हमारे देश में आ रही है उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, किसानों को कितना पैसा मिलता है और प्रोडक्शन को मार्केट में कीमत क्या मिलती है, इसमें काफ़ी अंतर है। हमारे मुंबई शहर में जो फ्लैश निकलती है बर्तन मांजने के लिए, उसका रेट 18 और 20 रुपए किलो है, और चावल की कीमत 14 और 16 रुपए किलो है। तो ये विडंबना है कि एग्रीकल्चर आज की स्थिति में केवल गेहूं चावल लगाकर एग्रीकल्चर का भविष्य नहीं बदल सकता। हमारे देश की जरूरी यह है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और मैं ये मानता हूं कि बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन जनरेट बायोमास, एंड बाय यूजिंग बायोमास वी कैन जनरेट पावर। पावर भी नहीं, एनर्जी सेक्टर में भी इसका महत्व है। बायोडाइजेस्टर में बायोमास यूज करके हम लोग मीथेन बना सकते हैं, और मीथेन से CO2 निकालकर बायो CNG निकालकर ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर चला सकते हैं। हमारे देश में बायोमास से ग्रीन पावर भी तैयार होती है। आपको पता है कि हम लोग इथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे देश में आज 5% इथेनॉल जो शुगर केन के मोलाइसिस से तैयार होता है, उसके आधार पर हम लोग पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं। पर आप ब्राज़ील में जाइए, USA में जाइए, कनाडा में जाइए, आज जितनी व्हीकल हम यहाँ देखते हैं, जो विशेष रूप से हमारी फोर्ड कंपनी हो, मर्सिडीज़ हो, टोयोटो हो, होंडा हो, कोई भी यहाँ का जो बेस्ट ब्रांड है, वो सब अमेरिका में, कनाडा में, ब्राज़ील में, अनेक देशों में फ्लेक्स फ्यूल पे चलता है। 100% इथेनॉल भी डाल सकते हैं, या 85% पेट्रोल में 15% इथेनॉल डालकर वो पेट्रोल मिश्रित इथेनॉल भी डाल सकते हैं। और अब देश में हम लोग 7.5 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे थे, अब भाव कम होने से वो 4.5 लाख करोड़ पर आया है। अब हमारे देश की इकोनॉमी को अगर सस्टेनेबल करना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा, और इंपोर्ट कम करना है तो उसमें 2 महत्वपूर्ण पार्ट है।
जो हमारे देश के इकोनॉमी को तकलीफ देने वाले हैं, निगेटिव पॉइंट्स है कि हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी देशों पर डिपेंड करते हैं, जिसके कारण हमारे इकोनॉमी में करीब 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा इंपोर्ट पेट्रोलियम का है। 1,60,000 करोड़ का इंपोर्ट हमारा एडिबल ऑयल का है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा हार्डवेयर है ये भी बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट हो रहा है। इकोनॉमी को अगर स्ट्रांग करना है तो ये जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है इसके बजाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को करना होगा। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को करना होगा तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स कि जिसमें ये संभावना है। मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि एग्रीकल्चर में ये संभावना है और इसलिए इस सेक्टर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये रहा कि 47 के बाद हमारे देश में हमने गांवों के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है और इसलिए गांव में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण गांव से बड़े प्रमाण पर माइग्रेशन हुआ शहरों की ओर। एक समय 85% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, आज 65% पर आई है और ये जो 30% पॉपुलेशन माइग्रेट हुए दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, बड़े मेट्रो सिटीज़ में, उसके कारण अर्बन प्रॉब्लम्स भी खड़े हुए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया। एग्रीकल्चर के विकास के लिए 4 बातों की ज़रूरत है। इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन के साथ सीड एंड फर्टिलाइज़र चाहिए, कैपिटल रिजनेबल रेट में चाहिए और उसके साथ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, पावर, ये भी चाहिए। आज गांवों की स्थिति ऐसी कि अनेक गांवों में पावर ही नहीं मिलती। अब राज्य सरकार की ट्रांसमिशन कंपनीज है, उनकी पॉलिसी ऐसी है कि मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। अगर वो पावर जनरेशन बढ़ाते हैं तो लॉसेस बढ़ते हैं। राजस्थान 65,000 करोड़ के घाटे में है, उत्तर प्रदेश 70,000 करोड़ के हैं, महाराष्ट्र 65,000 करोड़ के हैं। अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिसाब लगाया जाए पावर सेक्टर का तो मुझे पता नहीं पर 3.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा घाटा जमा है। इसका कारण ये है कि जनरेशन को हमने बढ़ाने के बाद में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें थेफ्ट था। हमारे अनेक राज्यों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और उसके बाद जो थेफ्ट है उसके कारण ये पूरे कंपनियों ने पूरे पावर सेक्टर की जान निकाल दी है और इसलिए पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की बात जब डिस्ट्रीब्यूशन को होती है तो पॉलिटिकली ये सेल नहीं हो पाता और इसलिए मैंने एक सुझाव दिया है कि हम लोग पावर सेक्टर में जो बेरोजगार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो इंजीनियर्स हैं उन्हीं को हम छोटे छोटे क्लस्टर्स तैयार करके उनको उसमें हम पावर दें और डिस्ट्रीब्यूशन का काम उनके ऊपर छोड़ दें। बड़े कंपनी को एकदम काम दिया तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी होती है। इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और पावर को ऑडिट होगा। अब महाराष्ट्र में ऐसे प्रपोजल तैयार करेंगे, एक जगह सोलर पावर तैयार करेंगे और सोलर पावर जो है वो एग्रीकल्चर ग्रिड को देंगे। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी इनोवेशन है। पावर सेक्टर में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेगा प्रोजेक्ट पावर सेक्टर में आए, जैसे शासन में पावर प्रोजेक्ट आया रिलायंस का, तो 1 रुपया 20 पैसे के भाव से करीब 3,500 से 4,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को वो देते हैं। इसका कारण पीठ पर ही पावर प्रोजेक्ट है, पानी भी वही है और मुझे ऐसा लगता है कि पीठ पर अगर मेगा प्रोजेक्ट आएंगे और अगर कोल ट्रांसपोर्ट करने के बजाय उसी से पावर अगर तैयार करके पावर अगर ट्रांसपोर्ट होगी तो विशेष रूप से प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर में हम लोग पावर दे पाएंगे। अब कोल्ड स्टोरेज के लिए, प्री कूलिंग प्लांट के लिए 7.5 रुपये यूनिट की बिजली से इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है और इसके कारण पावर जनरेशन भी नहीं हो रहा है और हमारे प्रोग्रेस में, हमारे विकास में एक बहुत बड़ी अड़चन है।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 24 घंटे बिजली देना, और विशेष रूप से मैं इस बात का समर्थक हूँ कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण अगर हम करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो बिजली कम रेट में देनी होगी। और इसलिए पीठ पर अगर मेगा प्रोजेक्ट तैयार होते हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी कुछ जगह सोलर एनर्जी का भी उपयोग करके सोलर पंप के द्वारा भी बिजली हम देते हैं तो एग्रीकल्चर में बिजली उपलब्ध होगी। दूसरी बहुत बड़ी समस्या ये है कि पानी की समस्या हमारे देश की पूरी समस्या नहीं है। अगर ये भी दीपक जी को मैं अनुरोध करूंगा कि देश में इसकी कभी चर्चा ठीक से नहीं हुई है। जो पानी की समस्या है वो 11 राज्यों की समस्या है। आप अगर हिसाब करोगे तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, ये जो प्रदेश है यहाँ पानी की समस्या है। और हमने हमारे देश में कभी कभी मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि हमारी गलत नीतियों के कारण हम 70,000 करोड़ के हवाई जहाज हमने खरीदी किए गए, पर हमारे देश में अनेक गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है और खेत के लिए पानी नहीं है। 1 एकड़ में जब इरिगेशन होता है और वो अगर ड्रिप से होता है तो 2.5 गुना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये 70,000 करोड़ रुपए, इसमें तो अनेक कंपनियां थी जो हवाई जहाज खरीदने के लिए तैयार थी। तो भारत सरकार ने हवाई जहाज क्यों खरीदी की, मेरे समझ में नहीं आता। और प्राइवेट सेक्टर जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है उस सेक्टर में सरकार ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और हम इस अनुभव का फायदा हमको मिला है। एक समय मुंबई से नागपुर, ट्रंकॉल नागपुर से मुंबई फ़ोन करते थे, तो मुझे याद है कि मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो मेरा एक टेलीफोन ऑपरेटर दोस्त था, तब वो लाइटनिंग कॉल लगता था तो मैं उसको कहकर तुरंत कॉल लगाता था। तो लोग बोलते थे नितिन गडकरी बहुत बड़ा आदमी, उसकी बड़ी पहुंच है क्योंकि तुरंत ट्रंक कॉल लगा देता। तो मैं ट्रंक कॉल लगा देता था तो उसके लिए 66 रुपीज़ लगते थे, 66। और आज हम 40 पैसे में बात कर रहे हैं। कंपटीशन हुई, प्राइवेट कंपनीज आई और आज 40 पैसे और आगे तो और मुझे लगता है कि ये फ्री ऑफ चार्ज भी होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू कंज्यूमर। ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हुआ। हवाई जहाज में हम लोग नागपुर से मुंबई जाते तो 8,500 रुपये टिकट था। अब वो अगर किंग फिशर नहीं बंद होती तो और फायदा होता, पर अब वो जो टिकट है वो 3,400 रुपये से 2,700 रुपये तक आया है। तो मुझे ये लगता है कि मोर कंपटीशन फॉर द प्राइवेट सेक्टर इज मोर बेनिफिटेड टू कंज्यूमर्स। तो फिर हम क्यों ये करते हैं? मैंने पावर मिनिस्टर को कहा ये ट्रांसमिशन लाइन भी ये बीओटी और पीपीपी मोड में डाली है कि जैसे गोवा से अगर कर्नाटक को लाइन डालनी है तो उसको बोलो जो लाइन डालेगा उसको 20 पैसे 25 पैसे यूनिट ट्रांसमिशन कॉस्ट मिलेगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर ठीक नहीं होगा तो हम उनको कुछ 30%, जैसे हमारा रोड का हाइब्रिड मॉडल है वैसे सब्सिडी दे सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज हमारे देश में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको अलाउ करना चाहिए और जो सेक्टर में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है वहाँ सरकार ने काम करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने वाली नहीं है और इसलिए एग्रीकल्चर में 24 आवर पावर मिलना और इरिगेशन, पानी की उपलब्धता होना, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बार भारत के इतिहास में हमारे सरकार ने एक निर्णय किया। आपको पता है कि इरिगेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है और मैक्सिमम स्टेट के ही उसके लिए खर्चा करता है। पहली बार हमने ये निर्णय किया है कि हम लोग 1 लाख करोड़ की हमने टेंटेटिव प्रोविज़न की है क्योंकि देश में ऐसे राष्ट्रीय 89 इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा है और जो डेड एसेट्स करके बंद पड़े हुए हैं। और 29 प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हैं, आंध्र के हैं, कर्नाटक के हैं, तमिलनाडु के हैं और आपको मालूम है कि कावेरी के लिए कैसे पानी के लिए झगड़ा हो रहा है।
तो पहली बार हमने निर्णय किया है कि हम लोग इस 89 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को पैसे देंगे और ये प्रोजेक्ट हम पूरे करेंगे, जिससे 2 करोड़ हेक्टर जमीन पानी के नीचे आएगी। और मुझे लगता है कि इरिगेशन करने से रूरल सेक्टर में रिवोल्यूशन होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन होगा। और एग्रीकल्चर में एनर्जी क्रॉप्स अगर आएंगे तो एनर्जी और पावर दोनों सेक्टर में इसका उपयोग होगा। और इसलिए पहली बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन ये तो हम कर ही रहे हैं, पर जैसे उदाहरण के लिए बाम्बू है और मैं इसमें काम करता हूँ। बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब दुनिया में सेकंड जनरेशन इथेनॉल की शुरुआत हुई है। कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बाम्बू और म्यूनिसिपल वेस्ट जो सेग्रीगेट करेंगे उससे भी बायो इथेनॉल बन सकता है। मैं ये प्लांट अभी इटली और स्विट्ज़रलैंड के लुगानू के पास एक प्लांट भी देख कर आया हूँ। नोवाज़ेम ने कल्चर डेवलप किया है और हमारे देश में इतनी वेस्टलैंड पड़ी है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। और देश में ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस है कि 1250 बाम्बू की जातियाँ हैं। अब हमारे देश में हम 4000 करोड़ का अगरबत्ती की जो काड़ियाँ है वो वियतनाम से इंपोर्ट कर रहे हैं, 40,000 करोड़ का वुड इंपोर्ट कर रहे हैं। पर हमारे देश में अगर कोई किसान अपने खेत में लकड़ी लगाता है तो उसको तोड़ने की अनुमति नहीं है। एक्सेंट्रिक हमने हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट में ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि जो हमारे इकोनॉमी को भी मदद नहीं कर रहे हैं, रोजगार भी निर्माण नहीं कर रहे हैं और इन्वायरमेंट की भी से रक्षा नहीं कर रहे हैं। बाम्बू ऐसी ट्री है, 1250 स्पीसीज है और बाम्बू में बायो इथेनॉल भी बन सकता है। और बाम्बू से मैं अभी इंदौर में हमने बाम्बू की कॉन्फ्रेंस ली थी मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से, तो वहाँ की शाम को कार्यक्रम हुआ। जो मॉडल्स थी वो बाम्बू के कपड़े पहन कर आई, इतने सुंदर कपड़े थे कि उसका प्रेजेंटेशन उन्होंने किया। तो मैंने अभी स्मृति ईरानी जी को रिक्वेस्ट की है कि बाम्बू, कॉटन, जूट, बाद में लेनिन और उसके साथ अपना और एक मिक्स करके आप अलग अलग कपड़ों के लिए रिसर्च लेबोरेटरी खोलिए। और इतना पोटेंशियल है इसमें कि ये हमारे एग्रीकल्चर में जो वेस्टलैंड पड़ी है हमारे पास, इसका उपयोग करके हम एक नई इकोनॉमी इसमें बना सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर को नए इसमें लेना ये बहुत आवश्यकता है। और पानी और बिजली अगर एग्रीकल्चर को मिलती है तो सीड और फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी रिवोल्यूशन करना होगा। मैं भी यूएसए में था, स्टेट लुइस करके जो पार्ट है वहाँ सोयाबीन 1 एकड़ में 25 क्विंटल होता है और हमारे मध्य प्रदेश में और विदर्भ और महाराष्ट्र में अब 1 एकड़ में 5 क्विंटल से भी कम होता है। मुझे लगता है कि सीड में भी काफ़ी रिवोल्यूशन करने की आवश्यकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके विकास की एक विजन सरकार ने भी तैयार की है। हम 9 लाख करोड़ हर साल किसानों को प्रायोरिटी सेक्टर में बैंकों से क्रॉप लोन के रूप में कर्जा देते हैं और अब 1 लाख करोड़ अभी हमने ये इरिगेशन के लिए हमने उसके लिए व्यवस्था की है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा भी इसको कोशिश कर रहे हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि देश में हर साल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारा नुकसान ये बाढ़ के कारण होता है। जो जैसे पावर ग्रिड आपने बनाया है वैसे वाटर ग्रिड को बनाने की आवश्यकता है और एक जगह का सरप्लस पानी दूसरे रीजन में जा सकता है। पानी की ऐसी विचित्र अवस्था है कि पानी में जितनी बरसात आती है, जितना पानी आता है उसमें से 15 से 20% पानी डैम में, तालाब में जाता है, 15 से 20% पानी वाटर कंजर्वेशन होता है और 70% पानी समुद्र में बह जाता है। तो हमारा पानी समुद्र में जा रहा है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई जज नहीं, कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं, कोई बहस नहीं। पर ये जो 15% पानी है इस पर दुनिया भर के झगड़े शुरू हैं। और इसमें एक छोटा सा अभी एक कंसेप्ट महाराष्ट्र में हम लोग उसमें काम करते हैं कि चलने वाले दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ,
चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। तो मेरे क्षेत्र में एक वर्धा करके क्षेत्र है, वहाँ एक तामसवाड़ा करके हमने 9 किलोमीटर का चेक डैम बनाया। इकोनॉमी बदल गई। जिस गांव में 1 घंटा पानी कुआ चलता था इंजन, वहाँ 24 घंटे चलने लगा। गन्ना लगाया लोगों ने, परिस्थिति बदल गई। बहुत जगह पर वाटर कंजर्वेशन करने से भी परिस्थितियाँ बदली है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो अभी डैम बने हुए, इतना उसमें मिट्टी भरी हुई है कि पूना में एक मिलिट्री के जनरल ने, मैंने उनको मदद की और उन्होंने जो खड़कवासला का जो डैम है उसकी मिट्टी बाहर निकाली। आप उस पर स्टोरी करिए। और उसके कारण उसकी कैपेसिटी बढ़ी। अगर उतना पानी स्टोर करने के लिए 350 करोड़ रुपए लगते हैं केवल वहाँ का मिट्टी हटाने से, और वो किसानों ने कि उसमें उनका फायदा हो गया, उसमें केवल 7-8 करोड़ में उन्होंने ये काम किया। तो इनोवेशन इन वाटर मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो जियोलॉजी है, आज मैं अभी यहाँ देख रहा था कि हर जगह पर अलग अलग जगह की सॉइल है, और जियोलॉजी में क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी जो है उसमें जिन लोगों ने अध्ययन किया होगा उसमें एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। द डायमंड इज सपोज टू बी हार्डेस्ट मटेरियल। तो वो जो होता है वो पानी को एब्सॉर्ब करने वाले कुछ रॉक होते, कुछ नहीं होते हैं। तो अभी एक्सपेरिमेंट देश में किया कि छोटे छोटे इसमें अगर हम लोग चेक डैम बनाएंगे और 4 मीटर विड्थ को अगर हम 6 मीटर 7 मीटर करेंगे और अंदर जाएंगे, और अंदर जाकर जब तक पानी पीने वाला स्टार्टर नहीं लगता तब तक नीचे जाएंगे, तो मुझे लगता है तब तक उसके बाद एक कंक्रीट की टी तैयार कर देंगे। तो पानी जमीन ने अगर पीना शुरू कर दिया तो हमारा वाटर कंजर्वेशन अगर बड़ा होगा तो बड़े डैम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। और ये जो 11 स्टेट का मैंने नाम लिया है, ये बहुत ही हालत खराब है। झारखंड देश का सबसे वर्स्ट स्टेट है जिसका इरिगेशन केवल 6% है। बाद में महाराष्ट्र 18.26% है, आंध्र प्रदेश 22% है, तेलंगाना 21% है, गुजरात 34% है, मध्य प्रदेश 36% पहुंचा है। और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट केवल मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका पिछले साल 23% था, इस साल 19% है। और लगातार पिछले 4 सालों में एग्रीकल्चर हाईएस्ट ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश का है और उनको प्राइज मिल रहा है। इसका कारण उन्होंने इरिगेशन को प्रायोरिटी दी। और अगर मध्य प्रदेश 23% है और हमारा महाराष्ट्र 4% है, बीच में निगेटिव था। इसलिए मैं सबसे पहले देश की विजन में स्मार्ट शहर भी बनेंगे, स्मार्ट विलेज भी बनने चाहिए। और स्मार्ट विलेज और रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जब तक हम लोग सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे तब तक अर्बन इकोनॉमी भी नहीं बन सकती। क्योंकि जो माइग्रेशन होकर लोग आएंगे तो झोपड़पट्टियाँ शहरों में खड़ी होगी। अब दिल्ली और मुंबई में लोग आ ही रहे हैं, इसका कारण उनको रोजगार नहीं है। और इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल रूरल सेक्टर, इसके सिवा देश में सस्टेनेबल अर्बन सेक्टर नहीं बन सकता। और इसलिए आज हमारे अर्बन प्रॉब्लम का जो कॉज है वो रूरल सेक्टर के कमियों में है। और इसलिए रूरल सेक्टर को हम कैसे फिर से एक बार एग्रीकल्चर को अच्छा करें, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सेकंड जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर हम रोजगार निर्माण करना चाहते हैं तो हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए 4 बातें आवश्यक है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें होगी, वही इंडस्ट्री जाएगी। और जहाँ इंडस्ट्री जाएगी वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, जहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। अब प्रश्न ये है कि हमारे देश में ये जो 4 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बजाय इसके सिवा कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती और कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अब हमारे देश में पावर की हालत अच्छी नहीं है। पावर में मुझे पता नहीं, ये ज़्यादा आप बता पाएंगे, पर पावर में हम लोग कोल सरप्लस है। और हमारे यहाँ कभी तो ऐसा है कि कभी सरकार पॉलिसी बनाती है, कभी कोर्ट निर्णय करते हैं, कभी मीडिया चलाती है, कौन तय करता पता नहीं है। और सब मिलकर जब सब शेफ एक जगह इकट्ठा होते हैं तो अल्टीमेटली क्या बनता है आपको मालूम है, कियोस हो जाता है। अभी हमारे कोल सेक्टर में कोर्ट में मामले चले। अब कोर्ट में भी सही है क्योंकि उस समय कुछ प्रश्न थे।
आज हमारे देश में कोल का प्रोडक्शन सरप्लस है। अब कोल, इंडिया का कोल ही खरीद नहीं रहा कोई, और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे सरकार ने पहला निर्णय किया है कि कोल को पावर सेक्टर को मिलना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम है। अब कोल अगर अलॉटमेंट करते हैं, लिंकेज देते हैं, तो कोर्ट की निर्णय हुए कि लिंकेज कैसे दे रहे हो, उसमें करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदाज से कम 1,50,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट ये लगभग अभी भी बंद पड़े हुए हैं। एफएसएफ यानी वो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है पर लिंकेज नहीं मिल पा रहा है, ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं। कुछ तो डेड एसेट्स हो गए हैं। अब देश के इंटरेस्ट में बीच में एक कमेटी थी, अरुण जेटली जी, मैं और सब 4-5 मंत्रियों को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, तो हमारा एक सहयोगी कहने लगा जो जो सुप्रीम कोर्ट में उनको कोल मत दो। मैंने उनको कहा तुम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ रहा है क्या? बोले नहीं उनको कोल मत दो, दिस इज ए ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बोला भाई 2 लाख करोड़ हिंदुस्तान की जनता के बैंकों का कैपिटल इसमें फंसा हुआ है। अभी इनको कोल माइन भी नहीं मिली हुई है। जो कार्रवाई करना वो करो, पर कोल देकर अगर पावर प्रोजेक्ट अगर चालू होंगे तो बैंकों के पैसे मिलेंगे, नहीं तो ये 2 लाख करोड़ कहाँ जाएंगे, बैंकें कहाँ जाएगी, देश कहाँ जाएगा? और ऐसा एक्सेंट्रिक विचार करके नहीं होगा। सिस्टम तय करो कैसे कोल देंगे, पर हमको देना पड़ेगा। अब उसका लिंकेज कैसा हो, उसमें पॉलिसी आई। अब कोल का भाव ई टेंडर चालू हो गया वेबसाइट पर। पावर का पीपीए है 5 साल का, 10 साल का। अब मुझे बताओ कि कोल का भाव अगर हर साल बदलते जाएगा और पावर का भाव अगर एक रहेगा तो कोई भी देश में ये कैसे होगा? और इसलिए एक तरफ हमने फ्यूल का रेट ऑक्शन, ई ऑक्शन पे रखा है और पीपीए में रेट फिक्स कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि इसमें से मार्ग निकालने की कोशिश, क्योंकि इसमें कई जुडिशरी के डिसीजंस हैं, सरकार को भी अपनी नीति बनानी पड़ेगी। हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रो डेवलपमेंट है, वो चाहती है कि हम लोग देश में पावर पैदा करे बिना इंडस्ट्री नहीं आएगी, और पावर ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज तो पहली बात यह है कि निश्चित रूप से पावर प्रोडक्शन जो है उसमें आज पावर की कमी कहीं नहीं है। एक्सचेंज पर पावर का रेट तो मुझे लगता है आप बता पाएंगे शायद 2 रुपये आया है, यानी जनरेशन कॉस्ट से भी कम आया है। इसका कारण पावर सरप्लस है, पर पावर सरप्लस है तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग है। अब लोग कभी कभी बोलते हैं कि आप कह रहे हो कि पावर सरप्लस है तो लोड शेडिंग क्यों है? क्योंकि इसका कारण स्टेट गवर्नमेंट की जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो लॉस मेकिंग है और उस पर रेगुलेटर बैठे हैं। ये रेगुलेटर के कोई स्टेक्स नहीं है, ये सुरेश प्रभु जी ने रेगुलेटर बनाया है। ये क्यों बनाया ये मेरे कभी समझ में नहीं आया। जिसके पैसे लगते उसको पता चलता कि उसका महत्व क्या है। अब पैसा एक लगाता है, बिजली दूसरा खरीदता है, और कंट्रोल करने का काम तीसरा करता है जिसका 0 स्टेक होल्डर्स है। तो मैं पहली बात तो कहूँगा कि इससे कोई बिजनेस बन नहीं सकता। हमको जरूरी है कि पावर का रेट भी सीमित रहे, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, फ्यूल अवेलेबिलिटी हो, और सरकार कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, इस प्रकार की परिस्थिति रहे। और इसलिए कोल तो सरप्लस हो गया है, धीरे धीरे पावर सेक्टर की पोजीशन बदल रही है। मुझे लगता है कि 2 साल में इसमें सुधार होगा। पर जब सरप्लस कोल है तो अभी नीति आयोग में डॉक्टर सारस्वत करके है, वो मेरे पास है, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। शायद आपको पता होगा कि मानकेश ये ऑडिटोरियम में एक 15-20 दिन पहले एक बहुत अच्छा सेमिनार किया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो कोल है इससे हम मिथेनॉल बनाएं। अभी कोल ऐसा है कि कोल गैसिफिकेशन से सिम गैस तैयार होता है, और सिम गैस से कम 150 पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार होते हैं। हमारे देश में हम यूरिया में 75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि जो नेचुरल गैस से हम जो यूरिया बनाते हैं उसकी कीमत 18 से 20 हज़ार रुपये टन है। हमारे गैस का रेट जो ओमान में हम लोग यूरिया बनाते हैं वो $5 पर mm की कुछ है, और अभी ईरान में हम लोग, मैं चाबार में एक पोर्ट बना रहा हूँ और ईरान के पीछे लगा हूँ, उनसे एक $1.50 पर गैस मिले ऐसी कोशिश कर रहा था, पर 1.802 to 1.80 के बीच में अगर मिलता है तो हम यूरिया की कॉस्ट एकदम कम कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस दिल्ली टू मुंबई है उसकी तुलना में चाबार से कांडला का डिस्टेंस कम है, और कांडला में अगर चाबार में हम यूरिया बनाते हैं
और कांडला में उसको स्टोरेज करके देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं समुद्र से। तो ये पूरा वेस्टर्न जोन है जो गोवा से आगे कर्नाटक से लेकर, तो यूरिया बड़े प्रमाण पर आएगा तो उसमें हम लोग 75,000 करोड़ की सब्सिडी बचा सकते हैं। तो नेचुरल गैस बेस जो अभी एक बीच में तो एक साल हमारे यहाँ कैबिनेट में नोट आई थी कि नाफ्ता से यूरिया बनाने की, तो अनंत कुमार जी आए, मैं बहुत नाराज़ हो गया कैबिनेट में। मैंने कहा ये कोई एंटी नेशनल काम कर सकता है? नाफ्ता से यूरिया बनाने की कॉस्ट 40,000 रुपये टन जा रही है और ये क्यों करना है? क्यों आप कर रहे हो? नेचुरल गैस नहीं है, मुझे बताओ, हम लोग लाएंगे बाहर से, हम मेरे पास, मैं आपको शिप देता हूँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन को बताता हूँ। तो उनकी नोट 2 बार वापस हुई क्योंकि नाफ्ता से यूरिया बनाने की कॉस्ट 40,000 रुपये पर टन है। फिर हमने वो भी बनाया, बाद में आखिर में पॉलिटिकल प्रेशर में वहाँ के कारखाने बंद पड़े तो वो भी बनाया, लॉस हुआ सरकार को। अब हमारे देश में अगर कोल गैसिफिकेशन से सिम गैस से यूरिया बनता है तो हमारे कोल फील्ड में सरप्लस यूरिया है। हमारे L&T ने चाइना को 8 कोल गैसिफायर दिए। हमारे देश में टेक्नोलॉजी है और इसलिए अब कोल सरप्लस होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि अब कोल का उपयोग करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को तैयार करना, यूरिया को तैयार करना और हमारे इंपोर्ट को कम करना, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसलिए मैं पावर सेक्टर के लोगों को कहता हूँ कि अब पावर सेक्टर में आप तो काम कर ही रहे हो, उसकी मर्यादा और अड़चने और समस्या आपको पता है। अब आप पावर सेक्टर का आपका प्लांट अगर जहाँ पीठ पर है वहीं आप कोल गैसिफिकेशन को शुरू करिए और यूरिया तैयार करिए। अभी एक अमेरिकन कंपनी परसों कुछ दिन पहले नागपुर आए थे, हमारे हंसराज अहीर करके जो कोल मिनिस्टर थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उस दिन रामदेव बाबा और देवेंद्र फडणवीस भी मेरे घर पर आए थे, उनको मैंने बुलाया था। वो हमारे यहाँ चंद्रपुर में, भद्रावती में 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करके यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं। तो मुझे लगता है यूरिया की कीमत कम होने से एग्रीकल्चर में फ़ायदा होगा और इम्पोर्ट भी हमारे यहाँ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूरिया को, जो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। और हमने नीम कोटेड यूरिया देने के कारण अब यूरिया का जो बाकी जगह उपयोग होता था वो भी नहीं होगा, सब्सिडी के भी पैसे बचेंगे। तो आज पावर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, ये मेरा सुझाव है कि 2 चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अभी जैसे कोल इंडिया को मैंने, हमारे यहाँ नागपुर में एक अच्छा प्रयोग हुआ। हमारे यहाँ टोटल 32 मिलियन टन हमारा वेस्टर्न कोल फील्ड का प्रोडक्शन था। अब मैं मंत्री बना तो मैं पीछे पड़ा, तो हर महीने में 25 तारीख को एक कोल माइन हम खोलते हैं। तो पहले बड़े उत्साह में कोल माइन खोलते गए, अभी 18-20 माइन ओपन हो गई। अब कोल सरप्लस होगा, कोई खरीदता नहीं, हम खुद उद्घाटन करते गए, लोगों के लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। नए एक्ट के कारण अर्बन एरिया में 1:2, रूरल एरिया में 1:4, मार्केट से भी ज़्यादा प्राइस मिल रही। अब आप बोलते कि लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी है और डिप्टी कमिश्नर फूड एंड ड्रग में, उसकी 13 एकड़ जमीन कोल माइन में गई, 27 एकड़ बाकी रही। तो उसके साथ 15-20 किसान उसके गांव के मेरे पास आए। मैंने बोला क्या कहना है? बोले सर हमारी भी जमीन कोल माइन में डाल दो, यानी एक्वायर्ड कर लो, क्योंकि बहुत कीमत मिल रही। अब उसके कारण लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, लोगों को रोजगार मिला। और ये WCL की आप केस स्टडी करिए, और आज हमारे पास इतना कोल हुआ है कि हमारे पास कोई लेने वाला नहीं है। अब कोल रखा तो आग लगती है उधर से। तो ये ऑलरेडी कोल बेड मिथेन के जिनको हमने दिए हैं जगह, वो भी कुछ कर नहीं रहे। अभी दुर्गापुर में, बंगाल में एक जगह CBM से यूरिया बनाने की काम केवल बहुत छोटे प्रमाण पर शुरू है। तो मुझे लगता है कोल जो है, ये निशिकांत जी बैठे, झारखंड में बहुत कोल है और इस समय कोल का उपयोग करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी, कोल गैसिफिकेशन से हम लोग 150 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, डीजल तक जा सकते हैं, बायो CNG तक जा सकते हैं, सब बना सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पावर प्रोजेक्ट के बाजू में, जहाँ पीठ पर है, परसों रिलायंस वाले मेरे पास आए थे, तो शासन में उनके पास कोल माइन है। तो मैंने उनको कहा कि कोल माइन के बाजू में आप यूरिया का प्लांट डालिए और मध्य प्रदेश सरकार से PPA के बजाय कोल ये यूरिया देने की बात करें। पूरे मध्य प्रदेश में आपका यूरिया लेंगे, आप 50% प्राइस कम कर दीजिए यूरिया की, तो सब्सिडी भी बच जाएगी। तो आज मुझे लगता है कि जिसके कारण हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए कोल गैसिफिकेशन की लाइन को जाना, ये पावर जनरेशन से अच्छा है और इससे प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो यही है कि पावर तो हमारे पास है, पर पावर के साथ साथ
इसका इंटीग्रेशन अगर हमारा बिगड़ जाएगा तो मुझे लगता है कि पावर एक जगह ज़्यादा हो जाएगी, और पावर को अगर गिराइक नहीं रहेगा तो पावर प्रोजेक्ट की तकलीफ आएंगी, वो अड़चन में आएंगे। और इसलिए अब हमको ये सोचना होगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी के लिए कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे लिए एक अच्छी सुविधा हो रही है कि पावर भी हमारे पास सरप्लस है। अब हमारी इंडस्ट्री को जो पावर के रेट है उसमें कहीं ना कहीं कमी करने की आवश्यकता है। और इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं शिपिंग मिनिस्टर हूँ। कोल इंडिया, ये तालचेर करके जो है, जो हमारा वहाँ उड़ीसा में, वहाँ कोल प्रोडक्शन 60 मिलियन टन से 300 मिलियन टन कर रहा है। और ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको आगे कोल को ट्रांसपोर्ट करने की रोड में और रेलवे में व्यवस्था ही नहीं है। तो मैं ऐसा एक मंत्री हूँ कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अब पैसे है तो मैं आपको बताऊंगा जब मुझे कोई डिटेल पूछेंगे। माय प्लान इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 लाख करोड़। अब 3.5 लाख करोड़ के मैंने काम शुरू कर दिए हैं। तो हमने कहा कि तालचेर से पारादीप हम मेरी एक रेलवे कारपोरेशन में मैंने शुरू कर दी है, मुंबई में उसका ऑफिस है। और अभी हम कम से कम 1 लाख करोड़ के रेलवे के काम कर रहे हैं, उसमें से 20,000 करोड़ के शुरू हो गए। तो तालचेर से पारादीप 4,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम रेलवे लाइन बनाएंगे। और जो ब्राह्मणी रिवर है उसको हम लोग वाटरवेज में डेवलप कर रहे हैं। अब उसमें ये जो तालचेर का कोयला है, ये बार्ज में डालकर 10,000, 15,000, 5,000 टन वहाँ से पारादीप पोर्ट में आएगा। और पारादीप पोर्ट में उसको 50,000, 1 लाख टन निकल के कांडला में आएगा। और गुजरात के पावर प्रोजेक्ट को पूरा कोल वहाँ से मिलेगा। अगर डहानू आता है, वाधवान पोर्ट हम नया बना रहे हैं, तो वहाँ से भुसावल, नासिक को पावर कोल मिलेगा। केवल पावर की कॉस्ट पानी पर कोयला लाने से कम 60 से 70 पैसे पर यूनिट कम होगी। अभी जो कोयला आ रहा है उड़ीसा का या झारखंड का, झारखंड में भी हम लोग इनलैंड वाटरवेज में काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इससे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट इज ए क्रूशियल पॉइंट। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 12% है, यूरोपियन कंट्री में 12 से 13-14% तक जाती है, और भारत में वो 18% है। 47% ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक चाइना में पानी पर है। कोरिया, जापान में 43-44% है। और यूरोपियन देशों में आप देखोगे, आप कहीं भी इंग्लैंड जाओ, फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, इटली जाओ, इंडस्ट्री रिवर के बाजू में है और वहाँ की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम है क्योंकि रिवर के बाजू में है। और हमारे देश की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो 18% है। अब मुझे आप ये बताइए, केवल 5.6% हमारे देश का ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रैफिक पानी पर है। और इसलिए हमने पहला प्लान ये किया है कि 111 नदियों को हमने इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट करने का निर्णय किया है। 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा और 111 नदियों में 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ, इसका उपयोग करके अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो मिरेकल हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा कि गंगा में वाराणसी से हल्दिया 1620 किलोमीटर अभी हमने एक बार्ज में मारुति की गाड़ियां चलाने का काम शुरू किया। बंगाल में, आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में मारुति गाड़ी की कीमत 3 से 4,000 रुपये पर गाड़ी कम हुई। अब हम लोग गंगा पर 3 मल्टीमोडल हब बना रहे हैं, वाराणसी, हल्दिया एंड साहिबगंज। 40 वाटर पोर्ट बना रहे हैं। ये शहनवाज हुसैन है, इनके गांव में भी हम लोग अभी रो सर्विस कर रहे हैं 5 जगह पर, पटना से लेकर फराक्का के 4,000 करोड़ के। मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं हाँ तो हाँ कहूँगा, ना तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई की बात कर रहा हूँ। 4,000 करोड़ के काम हमने दे दिए। फराक्का का वाटर गेट का रिपेयर का काम शुरू हुआ है। और हम लोग 3 मीटर का ड्राफ्ट, 3.5 मीटर का ड्राफ्ट वाराणसी टू हल्दिया साल भर मेंटेन करने वाले हैं। और स्पेशल डिज़ाइन बनाकर अब बाद में उसमें टूरिज्म भी शुरू हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 200 लाख टन माल अब केवल गंगा पर ट्रांसपोर्ट होगा तो इकोनॉमी बदल जाएगी झारखंड की, उत्तर प्रदेश की। अगर एडिबल ऑयल मलेशिया से अगर हल्दिया पोर्ट में आता है और वो अगर 5,000 टन के बार्ज में अगर साहिबगंज आता है और साहिबगंज में अगर उसकी रिफाइनरी में अगर ऑयल निकले, रिफाइनरी करके बेचते, 2 रुपये किलो कॉस्ट कम होगी।
वाराणसी में आएगी तो भी 1.5-2 रुपये कम होगी। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप अगर देखोगे तो दिल्ली से, मुंबई से दिल्ली माल भेजना है तो वो कॉस्टली भी है और तकलीफ का भी है। पर मुंबई से लंदन माल भेजना और दुबई माल भेजना आसान है और सस्ता है। देखो कैसी विडंबना है कि मुंबई से लंदन माल भेजना है सस्ता है, मुंबई से दुबई भेजो सस्ता है, दिल्ली भेजो महंगा है। क्योंकि हमने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं। मेरा विश्वास है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हमारी प्रायोरिटी है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी वाटरवेज को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे को देंगे और थर्ड प्रायोरिटी रोड को देंगे। अब मेरी चिंता का विषय ये है कि थोड़ा उल्टा हो रहा है कि रोड पर का ट्रैफिक कम होना चाहिए, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ या चाहता हूँ, पर रोड पर ट्रैफिक बढ़ रहा है क्योंकि रोड की प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। एक समय हम 2 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे थे, अब 22 किलोमीटर 11 गुना ज़्यादा रोड बना रहे हैं। जहाँ 10,000 PCOs का ट्रैफिक बढ़ता है तो हम लोग उसको 4 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 20,000 PCOs तो 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, नए एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रोड का ट्रैफिक बढ़ रहा है। आवश्यकता है कि रेलवे, अगर हम लोग रोड से जाएंगे तो 1.5 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से जाएंगे तो 1 रुपये खर्चा आता है और पानी से जाएंगे तो 20 पैसे खर्चा आता है। आज सुबह जब मैं हवाई जहाज से उतरने के बाद मेरे साथ यहाँ चेयरमैन थे, मैंने उनको कहा कि गोवा से तुम शटल सर्विस शुरू करो अपने जहाज़ की, कंटेनर यहाँ से मुंबई भेजो, मुंबई से यहाँ भेजो, यहाँ से मैंगलोर भेजो। तो कुछ सर्विसेज शुरू हुई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए वाटरवेज को उपयोग में लाना, कोस्टल ट्रैफिक को बढ़ाना, इसको हमने प्रायोरिटी दी है। पर इसमें सबसे बड़ा डिसीजन जो हमारे सरकार ने किया है वो सागरमाला का है। सागरमाला ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमने अपेक्षित की है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मैकेंजी ने जो रिपोर्ट तैयार करके दिया उसने कहा है। उसमें 4 लाख करोड़ जो है वो पोर्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ पोर्ट के लिए है। 2 लाख करोड़ हम पोर्ट रोड कनेक्टिविटी के लिए है, 1 लाख करोड़ पोर्ट रेल कनेक्टिविटी के लिए है। आप देखो अभी दिल्ली मुंबई, दिल्ली टू अहमदाबाद, मुंबई टू अहमदाबाद, ये जो रेलवे का कॉरिडोर है वहाँ कंटेनर के गाड़ियों का, जैसे आप ट्रैफिक जाम की बात करते हो, 12-12 दिन वो गाड़ियाँ रुकी रहती है क्योंकि उनको लाइन नहीं मिलती, इतना हेवी ट्रैफिक है। अब हमने निर्णय किया है कि हम अहमदाबाद से इंदौर जाएंगे, इंदौर से मनमाड़ हम रेलवे बनाने का निर्णय किया है। JNPT पैसा देगी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इंदौर से मनमाड़, मनमाड़ से कसारा और कसारे से अभी उसका स्टडी हो रहा है, वहाँ से JNPT। तो ये पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड का पूरा ट्रैफिक जो कांडला आता है कंटेनर का, ये इंदौर जाएगा तो शायद 2 दिन में आ पाएगा। इंदौर से 47,000 कंटेनर्स JNPT आते हैं और मुझे लगता है कि यही निर्णय जो नए रेलवे लाइन, नए रोड, नए वाटरवेज के साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, तो ये जो 4 लाख करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये पोर्ट रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट रेल कनेक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन पोर्ट में 1 लाख करोड़। अब आपको बता दो, एक BCG कंपनी है, मैं आया तो मैंने उनको कहा स्टडी करो और हमको रिकमेंडेशन दो। उन्होंने हमको 104 रिकमेंडेशंस दिए। हमारे 12 मेजर पोर्ट है, हमने 60 रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट किए। आपको परिणाम बताता हूँ, पिछले मार्च में हमको 6,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अवर ऑल पोर्ट्स इन प्रॉफिट, शिपिंग कारपोरेशन इन प्रॉफिट, ड्रेजिंग कारपोरेशन प्रॉफिट, कोचिन शिपयार्ड प्रॉफिट, 6,000 करोड़ हमने कमाए। अब ये छोटे से निर्णयों से जिस देश की प्रगति हुई है उसमें पोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज का सबसे बड़ा रोल रहा है। हम 6 बड़े पोर्ट और बना रहे हैं। मैं गोवा में एक पोर्ट बनाने वाला था, इसके नज़दीक कोई तो भी नाम देखा मैंने, तो चीफ मिनिस्टर मुझे 4 बार बोल रहे थे कि इन्वायरमेंट है, ये है, मैंने कहा देख चिंता मत कर, बनाना है तो बना, इधर मतलब उसको उधर कर्नाटक में जाओ तो कारवार में बनाओ, नहीं तो महाराष्ट्र में जाओ। तुरंत मैंने वहाँ के MLA को बुलाया, वो बोले 4,000 एकड़ ज़मीन तैयार है। मैंने कहा तुमको गोवा में तुम इन्वायरमेंट का आंदोलन करते रहो, मैं ये पोर्ट एक्सपेंशन उधर लेके जाता हूँ, क्योंकि तुमको यहाँ तकलीफ होती तो उधर लेके जाओ, तुमको चाहिए तो यहाँ करता हूँ, यहाँ नज़दीक ये जगह है। वो जुआरी वाले बोलते कि हम लोग पाइपलाइन डाल के लेंगे, गोवा की इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है।
पर कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड, अप्रोच एंड बिहेवियर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सकारात्मक चाहिए। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। और इंटीग्रेशन में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट इसके साथ का संतुलन बनाना पड़ेगा। और ये जो बेसिक बातें होगी तो हम लोग स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट विलेजेस और स्मार्ट नेशन की ओर जाएंगे। मेरा विश्वास है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी प्रगति हो रही है। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं, मैं आपको और एक बात, क्योंकि समय काफ़ी का मैंने लिया आपका, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। मैं अभी यूएसए में था, तो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, हर गांव में हर जगह पर मीटिंगें होती थी, लोग मुझे मिलते थे। ऐसे 500-700 लोग एक जगह रहते थे। हर आदमी कहता था कि मेरा पेटेंट है और मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा पेटेंट है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि अमेरिका में 2 लाख पेटेंट हर साल होते हैं रजिस्टर, चाइना में 20,000 होते हैं और हमारे देश में 2,000 होते हैं। तो हमारे देश में जो अमेरिका में रिसर्च हो रहे पेटेंट, वो भारतीय उसमें बहुत ज़्यादा है, पर हमारे देश में रिसर्च का माहौल नहीं है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगती है, जो आगे भविष्य के लिए, ये बेसिक बातें किए बिना हम देश को प्रगतिशील और विकास की ओर नहीं ले जा सकते। नॉलेज, नॉलेज को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च। ये जो इसको नॉलेज कहते हैं, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। मैं 2 फिलॉसफी की वकालत करता हूँ, एक कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड सेकेंड इज कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। ये वेस्ट की इकोनॉमी भी बड़ी ताकतवर है और मैं खुद इसका अनुभव, क्योंकि मैं इसमें छोटे मोटे काम करते रहता हूँ। तो कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, ये कम से कम 10 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। मैं जहाँ से आया हूँ, मेरे शहर में हमने हमारे टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। महाराष्ट्र की सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बोर्ड है, वो हमने उसको रिसाइकलिंग करके 18 करोड़ रॉयल्टी मिलती है। अब उस पानी से हम मीथेन निकाल रहे हैं, मीथेन से CO2 अलग कर रहे हैं और बायो CNG पर 50 बसेस चला रहे हैं। मैं गंगा में काम कर रहा हूँ उमा जी के साथ, शायद यहाँ आने वाली है, मैं उनके पीछे लगा और हमने परसों, मेरे हाथ से हुआ कार्यक्रम मथुरा में, मथुरा का 20 MLD वेस्टेज पानी, वो इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है उनको रिसाइकलिंग करके वो ले रहे हैं, ताकि गंगा में जाने वाला 20 MLD का गंदा पानी रुक गया। अब ऐसे गंगा पर ही हम 70 प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, जिसमें 12 थर्मल पावर प्लांट है जो चालू है और 13 प्रोसेस में है, और 25 थर्मल पावर प्लांट, रेलवे के बड़े बड़े स्टेशन जहाँ डब्बे धोने के लिए पानी लगता है, और कानपुर की टैनरीज की इंडस्ट्री, जगह जगह पर रिसाइकलिंग वाटर करके अगर हम करेंगे तो गंगा में ही हम कम से कम 40 से 50 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट केवल पानी के कर सकते हैं। और वो अगर PPP मोड में किए और जिसमें अगर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई तो इतना रिवोल्यूशन हुआ है कि अपने एक श्रीधर नाम का इंजीनियर है कर्नाटक का, उसका सैन फ्रांसिस्को में ब्लूमबर्ग करके कंपनी है, वो मीथेन बनाते हैं और ये स्टेज का इतना छोटा सा एक डब्बा है, वो पावर प्रोजेक्ट है और मीथेन डाल के पावर तैयार होती है। तो टेक्नोलॉजी में इतना रिवोल्यूशन है और रिसर्च के कारण दुनिया इतनी बदल रही है कि हमारे सभी क्षेत्रों में हमको रिसर्च को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब जो बातें हो रही है ये उसी समय संभव होगी कि हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलने के कारण इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी, सस्टेनेबिलिटी आएगी और सभी क्षेत्रों में, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ट्रांसपोर्ट। अभी एक टेस्ला करके इलेक्ट्रिक कार है अमेरिका में, मैं वहाँ टेस्ला गया था, तो टेस्ला का जो मालिक है, जो MD था, वो मुझे मिला कुछ दिन पहले। अभी उनका पार्टनर मेरे पास मिलने के लिए आया था। उन्होंने नया लूप बनाया और उसकी स्पीड है 1120 किलोमीटर पर आवर, यानी नागपुर से मुंबई जाना होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 40 मिनट में होगा, दिल्ली से मुंबई 1 घंटे से कम होगा। और उसने वो पहले सैन फ्रांसिस्को से लेकर लॉस एंजल्स तक वो करने वाले थे। अब मैंने उनको कहा कि आप इंडिया में आइए और प्रयोग करिए, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर कोशिश कर रहे हैं। इतना इनोवेशन, इतना रिसर्च वर्ल्ड में हो रहा है और एग्रीकल्चर में हो रहा है, सभी सेक्टर में हो रहा है।
और हमने हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसी, अभी हमने एक दिन 26 सैटेलाइट छोड़े हैं। परसों मुंबई में मैंने उनका सत्कार किया प्रियदर्शनी अवार्ड में। इतना हमारे पास अच्छे जीनियस लोग हैं, और नॉलेज ये भविष्य है, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ ये देश की विजन है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिसीज़ रिसर्च की है, जिसको प्रोत्साहित करने का हम प्रयास कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च का उपयोग करके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। बुलेट ट्रेन से लेकर अभी हम लोग दिल्ली में धौला कुआं से मानेसर, मैं शायद 26 जनवरी के पहले 70 किलोमीटर है, हम हवा में चलने वाली एक सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मेट्रो की कैपेसिटी पर किलोमीटर 350 करोड़ कैपिटल कॉस्ट लग रही है, और ये जो मेट्रिनो हम बना रहे हैं वो 50 करोड़ है। अगर ये पहला प्रोजेक्ट है, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि डेवलपमेंट और विकास के लिए अब हमारे सामने स्काई इज द लिमिट। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारे पास जो इंजीनियरिंग ब्रेन्स है, हमारी जो IITs है, और जो रिसर्च करके हमारे लोगों ने दुनिया में जो एक इज्जत मिलाई है, कोई ज्ञान की कमी नहीं, कोई अच्छे लोगों की कमी नहीं है। नॉलेज और कैपेबिलिटी ये हमारे पास कमी नहीं है। अब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है। वी नीड अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड अप्रोप्रिएट विजन फॉर आवर सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ। और ये मुझे लगता है कि एक देश की विजन और उसके साथ इस ग्रोथ के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से कुछ नीतियाँ अपनाकर हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जब बेसिक चीज़ें होगी तो स्वाभाविक रूप से एक बार अगर मनी जनरेशन हुआ, डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ा, तो नेचुरल फिर फटाफट फिर अगर आपके हाथ में पैसा आता है तो ये हाउसिंग चलने वाला है। अगर हमने 7वां वेतन आयोग दिया, पैसे मिले तो दिल्ली के फ्लैट लोगों के जाने वाले, नहीं तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब रियल इस्टेट की हालत ख़राब है। तो परचेसिंग पावर उसी समय बढ़ेगी जब ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब सही नीति आएगी। सही नीतियों के साथ आएगी, उसके साथ पावर होगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो उसका उपयोग होगा। तो इन इंटीग्रेटेड अप्रोच में देश का संतुलित विकास करना, इसका एक अच्छा डेवलपमेंट का मॉडल हम लोग हमारे शासन के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये बहुत कठिन काम है, इसको शॉर्टकट नहीं है, समय लगेगा, रिजल्ट मिलने के लिए भी समय लगेगा, पर मैं ये कहता हूँ कि आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे देश के लिए अच्छा होगा। और मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग डबल डिजिट में जाए GDP में, और मैंने तो एक संकल्प किया है कि मेरी मिनिस्ट्री कम से कम 2 से 3% ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेगी, और मैं अपने सेक्टर में इसलिए निश्चित रूप से जितना कुछ कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे काम भी अभी हाईवेज़ में, एक्सप्रेस हाईवेज, इनलैंड वाटर में, स्पोर्ट, शिपिंग, ऑटोमोबाइल, काफ़ी नए नए इनिशिएटिव हमने लिए हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी का इनिशिएटिव लिया है, इसमें 4.5 लाख करोड़ का हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर 10 साल के अंदर 20 लाख करोड़ का बन सकता है। हमने उसकी नीतियाँ भी बनाई है, नए नए इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा देश का भविष्य बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में समस्या है ही, पर मैं आखिर में आपको एक बात कहूँगा कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर आर सम पीपल who convert opportunities into the problems. सकारात्मक पॉजिटिव सोच, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, करप्शन फ्री सिस्टम, फुल ट्रांसपेरेंसी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अप्रोप्रिएट विजन, ये बिल्कुल देश की परिस्थिति को बदल सकता है, और इससे देश में काफ़ी अच्छे बड़े प्रमाण में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये परिणाम धीरे धीरे जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।